या जिस मंथ के लिए इस चीज को सेव करना चाहते हो मंथ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी महीना जुलाई चल रहा है तो डेफिनेटली मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, जुलाई। ठीक है। और यहाँ पर इसको एंट्री के जुलाई आने के बाद यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये स्टैंडर्ड टूल बार जिसके अंदर अलग अलग टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। ठीक है। तो ये जितने सारे टैब है इस टैब का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे एक एक करके यहाँ पर नॉर्मली सीखते हैं हम लोग। और ये जो क्लिक कर रहे हैं ना एक एक ये रेक्टेंगल टाइप का जो है सेल बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। सेल इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये हमारा क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। और हर एक रो और कॉलम को एक नेम से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये नेम कौन सा है, यहाँ पर नेम बॉक्स में शो करता है। ये नेम बॉक्स एरिया है। यहाँ पर इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पर रिजल्ट आएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या पुटअप किया ये फॉर्मूला बार में क्या करेगा, शो करता रहेगा। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आप ऊपर में देख सकते हो, होम टैब के अंदर किस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीजों का यूज करेंगे। मेल एंड मर्ज कैसे करते हैं, यहाँ पे मेल मर्ज सेंटर्स कैसे करते हैं, सेल को कैसे एक से अधिक सेल को एक साथ मर्ज कर सकते हैं ये देखेंगे। या फिर नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे यूटिलाइज करते हैं ये, ऑटो समन, सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे यूज करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस बटन्स को कैसे यूज करते हैं। ये बहुत सारा टूल्स ऑलरेडी हम लोग वर्ड के अंदर सीख चुके हैं, नोटपैड के अंदर सीख चुके हैं। तो जो टूल्स सीख चुके हैं उसको यहाँ पर हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो नया है डेफिनेटली उसको क्या करेंगे इसके अंदर, यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर सेल नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमको 1 से लेके 100 तक लिखना हो एमएस वर्ड के अंदर तो कैसे लिखते थे, पहले 1 टाइप करते थे, फिर 2, फिर 3, ऐसे टाइप करते थे। ठीक है। यहाँ पर आपको दो नंबर के बीच का जो गैप है वो गैप को लिखना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग ने 1 टाइप किया उसके बाद क्या टाइप कर दिया, 2। अब ये 1 और 2 को एक साथ सेलेक्ट करना है। क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए मिडिल पोर्शन के ऊपर हमको माउस का पॉइंटर रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए माउस का पॉइंटर डॉक्टर प्लस साइन में है ना, ये माउस का पॉइंटर डॉक्टर प्लस साइन में। तो मुझे 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना था, दोनों को क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखिए एक डॉट मार्क है ना, इस डॉट मार्क के पास जैसे माउस को पॉइंटर लेके जाएंगे ये डॉक्टर प्लस साइन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको नीचे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जैसे नीचे ड्रैग करेंगे हम, देखिएगा नंबर अपने आप क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है ना। इसी तरह से बिटवीन नंबर को जनरेट करना, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ उसके बाद 4 लिखता हूँ, तो डेफिनेटली 2 और 4 को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में जैसे माउस को पॉइंटर लेके जाइएगा, ये डॉक्टर प्लस साइन कौन से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में। अब फिर से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग करिए, क्या हो जाएगा, वो टेबल बन रहा है। 2 का टेबल अपने आप क्रिएट हो गया। आप सभी लोग को 19 का टेबल याद ही होगा या 17 का भी याद होगा, है ना, कोई बात नहीं, ये आपको याद दिलवा देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट ड्रैग करेंगे और वो टेबल से अपने आप जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं संडे और फिर लिख देते हैं मंडे, दोनों का सीरीज, क्योंकि इन बिटवीन गैप कितना होना चाहिए मेंटेन करना पड़ेगा। फिर संडे और मंडे दोनों को सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से शिफ्ट की के थ्रू डाउन और अप एरो की को प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमको माउस से सिलेक्ट करना तो माउस को मिडिल पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद उसके नीचे या ऊपर जिधर भी सिलेक्ट करना है मिडिल पोर्शन में क्लिक करके ड्रैग आउट करेंगे, माउस को सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सीरीज को जनरेट करना होगा तो ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद नीचे देखिए बॉटम कॉर्नर में ये जो सिलेक्शन एरिया है, इसके 3 कॉर्नर में कोई डॉट मार्क नहीं है, नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर एक डॉट मार्क है राइट हैंड साइड बॉटम में, है ना। इस डॉट मार्क के पास जैसे माउस को पॉइंटर लेके जाएंगे तब ये डॉक्टर प्लस साइन के साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लस में। और जैसे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग करिएगा, देखिएगा वो अपने क्या करेगा, सीरीज जनरेट कर देगा। तो ऐसा है कि भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लोग इंटर कर रहे हैं उसका सीरीज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जनवरी फरवरी भी लिखेंगे तो सीरीज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जनरेट करने के बाद इस तरह से जनरेट हो रहा सीरीज। तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं यहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान लिख दूं तो अगला खान अपने आप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यानी सलमान खान और शाहरुख खान लिखने के बाद आमिर खान अपने आप नहीं आने वाला। अगर ऐसा आपको करना है तो इसका एक सीरीज पैटर्न होता है। सीरीज पैटर्न में हम जिस जिस खान का नाम ऐड करते जाएंगे, पहले खान का नाम लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे, तो तीसरे का अपने आप आ जाएगा। तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है एक्सेल का, उस प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर जिस जिस सीरीज को डिफाइन प्री डिफाइंड है वही सीरीज यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा। जो प्री डिफाइंड नहीं है वो जनरेट भी। ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। ठीक है। यानी सबसे पहले इक्वल टू देंगे, अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, 5 + 5 क्या कर लेगा, ये 10 कर दिया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैंने यहाँ पर 10 किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 5 + 5 का। जो फॉर्मूला वो किधर से कर रहा है, फॉर्मूला बार में।
तो यहाँ पर टॉप में देखिए फॉर्मूला बार है, और ये फॉर्मूला बार में 5 + 5 किया था तभी यहाँ पर 10 आया, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, शो कर दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से इक्वल टू का साइन देते हैं। अगर हमको मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो स्टार साइन यूज करते हैं, यानी 5 × 5 स्टार साइन है, क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, डेफिनेटली रिजल्ट कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डिवीजन परफॉर्म करना, इक्वल टू का साइन देते 50 डिवाइडेड बाय कितना 10, क्या आएगा रिजल्ट में 5 आना चाहिए, आ भी गया। और जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फॉर्मूला बार में ऊपर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह से एक्सपोनेंट निकालना है आपको, इक्वल टू का साइन देते 2⁵ पावर के लिए 6 के ऊपर में देखिएगा, इस तरह से साइन होता है, एक्सपोनेंशियल साइन इसको बोलते हैं। ठीक है, इस साइन को देने के बाद हमको क्या करना है 2⁵, तो इसका मतलब है 2 का पावर क्या 5 है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 32। क्या कर दिया इसने 32 दिखा दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पर क्या है, हर एक चीज जो कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है वो आपको अगर फॉर्मूला एंड फंक्शन नहीं पता है तो सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और फॉर्मूला एंड फंक्शन पता करने के लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि इसको रटना है, इसको प्रैक्टिस करना है। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली हम उसके साथ यूजर फ्रेंडली होते चले जाएंगे और आसानी से हमको चीजें समझ में आता चला जाएगा। कंप्यूटर जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज्यादा आप इसके साथ यूजर फ्रेंडली एग्जांपल्स के को लेके खुद से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, उसका सिंटैक्सिस उतना यूजर फ्रेंडली आपके लिए होता चला जाएगा और आप आसानी से सिस्टम्स को यूज कर पाओगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम क्लासेस के अंदर आते हैं और एक दिन सर बता दिए, एक दिन उसका प्रैक्टिकल कर दिया और लाइफ टाइम हमको याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना, हम किसी वर्ड्स को भी, किसी स्पेलिंग को भी तभी अच्छा से याद रख पाते हैं जब हमको क्या करते हैं, उसको यूज करते रहते हैं, प्रैक्टिस में रहता है वो। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ये कैसे हम लोग प्लस करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारा चीजें मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब दूसरे सीट में जाते हैं, दूसरा सीट में फिर से कुछ देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना हमको यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, डेटा रिकॉर्ड होगा। हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट बेटर तरीके से तभी कर सकते हैं, प्रॉपर डेटाबेस हमारे पास हो, एक प्रॉपर डेटा हो जिसको रिकॉर्ड करना है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो प्रॉपर वे में होगा तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, समझ के कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि आपको यहाँ पर किसी एम्प्लॉय का सैलरी शीट को कैलकुलेट करना है, तो सैलरी शीट के अंदर क्या क्या चीजें होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को क्या करना, कैलकुलेट करना, तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजों को कैलकुलेट करना है ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये सारा चीजें पता नहीं होगा तो डेफिनेटली सही से कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर डेटाबेस आपको पहले क्या करना है, तैयार करना है। और जब तक प्रॉपर डेटाबेस नहीं तैयार करेंगे तब तक काम करने में इतना मजा नहीं आता, कुछ भी लिख के कैलकुलेट कर लो ना मजा नहीं आता। क्या करना है, पहले प्रॉपर डेटाबेस तैयार करना है। तो अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स ले तो अभी हम क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्या क्या चीजें होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने किसी मार्कशीट को देखा होगा तो उस मार्कशीट के अंदर आपका क्या रहता है, रोल नंबर लिखा हुआ रहता है ना। और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स एक साथ कैलकुलेट करना होगा, एक ही स्टूडेंट का नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक साथ कैलकुलेट करना, हमको एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम मार्क्स एंटर करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो बता दे कि स्टूडेंट पास है, फेल है, कितना ग्रेड है, ठीक है, कौन सा डिवीजन है। ठीक है, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली क्या कर दे, वो अपने आप दिखा दे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर रोल नंबर हम लोगों ने एंटर कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, नेम। नेम के बाद क्या होता है, सपोज कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको इंटर करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैं तो यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का बंगाली हो सकता है, किसी का पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश तो नॉर्मली लैंग्वेज हमको रखना ही पड़ता है। अब साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, कुछ लोग मैथ लेता है या बायोलॉजी भी। ठीक है, तो मैं यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये 3 पर्टिकुलर क्या किया, सब्जेक्ट एंटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका टोटल निकालना है हमको। टोटल निकालने के बाद क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद हमको देखना है कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। पास और फेल का अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। ठीक है, जिसको जिस पर्टिकुलर कंडीशन में पास या फेल दिखाना है वो उस कंडीशन में क्या करेगा, उसको पास या फेल दिखाएगा। अब उसके ऊपर क्या दिखाएगा, वो ग्रेड दिखाएगा। ठीक है, और ग्रेड तक रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इतना हमको क्या करना है, कैलकुलेट। तो एक डेटा हमको क्या करना होगा, तैयार करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये हम लोगों ने उसका हेडिंग क्या कर दिया, तैयार कर लिया। इस हेडिंग को अगर आपको और भी खूबसूरत यानी अच्छा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से, होम टैब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बोल्ड करना है ना। नेम अगर आपको लगता है कि इतना, अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम टाइप करूँ, सपोज करो, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का नाम टाइप करता हूँ, DK सिंह, तो ये छोटा नाम है, आराम से आ गया उसी सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं एक और नाम टाइप कर दूं,
ठीक है, अशोक कुमार भारती। तो ये अशोक कुमार भारती जो मैंने टाइप किया नेम, ये इस पर्टिकुलर लाइन से क्या हो गया, काफी आगे निकल गया। और मैं अगर हिंदी का मार्क्स यहाँ पर ऐसे एंट्री कर दूं तो डेफिनेटली क्या करेगा, अशोक शो कर रहा है, केयू शो कर रहा है, उसके बाद कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो स्पेस बाउंडेशन हमारे पास आ गया है ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको क्या कर ले, ऐसे जहां तक आपको चाहिए बढ़ा सकते हैं। स्पेस क्या होगा, बढ़ गया। अब आप नाम टाइप करोगे तो क्या होगा, आराम से आपको इतने स्पेस मिल गया कि आप नाम को आसानी से एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से कैसे मैनेज करेंगे स्पेसेस को, समझ में आ रहा। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो भी एक और तरीका वो भी बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर जाओगे, माउस का पॉइंटर 4 एरो साइन में आ गया ना, ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली पूरे सेल के लाइनिंग को एडजस्ट कर लेगा। आपको जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर मान लीजिए इसके आगे और भी कोई ऐसा लाइन होता जो इससे भी ज्यादा स्पेस लेके रहता, तो लाइन को क्या करता है, वो अपने आप स्पेसेस को एडजस्ट कर देता, आपको ड्रैग आउट करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे ऊपर में 4 एरो साइन ले जाके, तो अपने आप क्या करेगा, उस लाइन को वो एडजस्ट कर लेगा, लाइन के बेसिस पे जो टेक्स्ट लिखा है उसके बेसिस पे आपको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर, अब बताओ क्या टाइप करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको एंटर करना है, आप रिकॉर्ड एंटर कर लो। और आप क्या कर लो, आप एक एक करके जितने स्टूडेंट्स है सबका नाम यहाँ पर एंट्री करना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नाम एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दिमाग मेमोरी के जैसा है, आप लोग के जैसा तो है नहीं कि दिमाग के अंदर वही चलता रहेगा जो चलता रहे। ये जो नाम आ गया मन के अंदर वो टाइप करता चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रोबोटिक का भी क्लासेस दूंगा, वहाँ पे सारा चीज प्री डिफाइन होता है, आप पहले से डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैसे लाइट ब्लिंक कर सकता है, कैसे लाइट का मूवमेंट होगा, कैसे सेंसर काम करेगा, ये सारा चीज आप अपने अकॉर्डिंग एक कार्ड को क्या करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे। जैसे आप अभी एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, कंप्यूटर को वर्कआउट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके पीछे भी सॉफ्टवेयर का कमांड है। तो जो रोबोटिक साइंस होता है, वो रोबोटिक साइंस क्या है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस। साइंस समझते हैं, साइंस, उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। इस सारे तीनों चीजों को मिला के क्या बन गया है, रोबोटिक्स बन गया। जो साइंस जानेगा, जो फिजिक्स के एलिमेंट्स को जानेगा, वो रोबोटिक्स ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। जो कंप्यूटर यूज करना जानता है, जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर को अटैच करता है, जो सोल्डरिंग करना जानता है, जो रजिस्टर को जानता है, जो कैपेसिटर जानता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकता है, रोबोटिक्स के अंदर काम कर सकता है। और जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर सकता है, वो भी ज्यादा बेटर तरीके से रोबोट को। तो ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग आज के डेट में, रोबोटिक बोलते हैं। रोबोटिक साइंस कुछ इसी तरीके से चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि रोबोट्स एक ऐसा समय था जब शायद आप उसको चला नहीं सकते थे, रोबोट एक ऐसा टाइम था जब रोबोट के बारे में लोग सोचा करते थे। लेकिन अभी रोबोट ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर पहुंच चुका है जहाँ अमेजन, अगर आप जाओगे, अगर मैं आपको बोलूं टेस्ला कार के बारे में, तो टेस्ला ने जो अपना कार बनाया होगा, क्या सोच के, क्या सोचा होगा कि उसने बताया कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल कार बना लेते हैं और उसके अंदर क्या होगा, ड्राइवर होगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आज के डेट में देखो, आप टेस्ला का कोई कार खरीदोगे तो आपके घर तक कार को पहुंचाने के लिए ड्राइवर का जरूरत नहीं पड़ता। टेस्ला अपने आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करके रखा हो, मैप के अकॉर्डिंग अपने आप आपके घर तक पहुंच जाएगा, ड्राइवर का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड, दिस इज कॉल्ड द नीड। आप इंडिया के अंदर रहते हो तो ड्राइवर जैसा एक पर्सन है जिसको आप हायर करते हो, जिसको आप सैलरी देते हो। लेकिन अमेरिका में जाओगे तो ड्राइवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां आप हायर नहीं कर सकते, किसी को ड्राइवर के लिए पे नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट वहाँ है ही नहीं। वहां के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि घर में खाना बनाने के लिए कुक चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उधर क्या करना है भाई, बर्तन, खाना बनाना है, बर्तन क्या करना है, खुद ही साफ करना है। तो अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा तो ये नीड है ना कि एआई क्या करे, उसको परफॉर्म करे। आज के डेट में इंडिया के अंदर ड्राइवर है, आप क्या करते हो, बुक करते हो, यहाँ ओला उबेर चलता है, ड्राइवर से लेके आता है आपके पास। लेकिन वहां का नीड क्या था कि आप ड्राइवर नहीं रख सकते। ड्राइवर रखने का, अगर आपको ड्राइवर रखना है, नहीं रखे तो मतलब क्या, अगर आपको रखना है तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जितना पे करते हो उतना ही क्या पे करना पड़ेगा आपको, ड्राइवर के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो आप इंडिया के अंदर हो,
आप क्या सोच रहे हो, इंडिया से रिलेटेड सारी चीजों को सोच रहे हो, उसी तरीके से आपको ये मानना है कि आपके अपने जीवन को जीना है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर जाओगे तो ये सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको किसी कारणवश अमेरिका जाना पड़े और आपको गाड़ी चलाने नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइवर रखने पड़ेंगे। और ड्राइवर रखने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेसिस पे वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको जो सैलरी मिलेगा वही ड्राइवर को मिलेगा, आप अफोर्ड कर पाओगे क्या? समझ में आ रहा है? इसीलिए सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सारे अच्छे तरीके से सीखना है ताकि हम इंटरनेशनली अपने आप को कम्पिटिट कर सकें। ठीक है, नाउ आते हैं अब यहाँ पर ये मार्क्स एंट्री करते हैं एक एक करके। अगर मैं मार्क्स एंट्री करूँ यहाँ पर तो इस तरीके से एंटर करेंगे। ठीक है, एक एक करके आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबका मार्क्स एंट्री करोगे, विल टेक टाइम, तो समय लगेगा। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा फॉर्मूला बिल्डअप करूंगा कि सारा मार्क्स अपने आप आ जाए, हमको बार बार एंट्री नहीं करना पड़े। ऐसा कुछ फॉर्मूला तो चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये फॉर्मूला इसलिए चाहिए क्योंकि एक बार में पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है ना, फ्रॉम हियर हम मार्क्स एंट्री करेंगे तो एक तो तरीका है एक एक करके सब में एंट्री कर दिया, मार्क्स आ जाएगा। हमारे पास एक ऐसा भी फॉर्मूला होना चाहिए सब में एक बार में एंट्री हो जाए, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स इतना ही हमको एंट्री करना है, हमको सीखना है। तो हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए जिस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं एक बार में क्या कर दूँ, यहाँ पर मार्क्स एंटर कर दूँ और फिर फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट कर दूँ। और वो फॉर्मूला क्या, उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको मार्क्स एंट्री करनी है। एक रैंडम नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं ताकि जल्दी से मार्क्स फिलअप हो जाए, कम समय में मैं ज्यादा सिखा सकूँ आपको, इसलिए कर रहा था। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है, ये जरूरी नहीं, सीखने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी आप काम करोगे जहाँ पर आपको इस तरह सीट को जनरेट करना, वहाँ पे मार्क्स जितने उतने ही इंटर करना है। ठीक है ना, एक एक करके इंटर करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिस एरिया में हमको मार्क्स एंट्री करना है। पूरा एरिया सेलेक्टेड है। उसके बाद क्या किया मैंने, कंट्रोल की को प्रेस करके जहां से इनिशियलाइज करना मार्क्स, उसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन, है ना, BETWEE। ये वो फॉर्मूला है जो रैंडमली नंबर को क्या करता है, जनरेट करता है। फॉर्मूला क्या है, RAND BETWEE, रैंड बिटवीन। ठीक है, अब देखिए हमको मार्क्स कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ पे बोल रहा है दो वैल्यू इंटर करिए, टॉप वैल्यू एंड बॉटम वैल्यू, यानी मैक्सिमम आप कितना मार्क्स तक का रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं वो, और मिनिमम कितने मार्क्स तक का रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 30। कितना कर लिया, 30। या सपोज करो आप, मैं बॉटम वैल्यू कितना दे दिया, 35, या बॉटम वैल्यू दे दिया 25। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आपने देना है यहाँ पर दे दिया कि कम से कम मार्क्स कितना मिलना चाहिए बच्चे को, 25, और मैक्सिमम मैं दे रहा हूँ 80। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे वर्कआउट करेगा। बॉटम वैल्यू व्हाट 25, कम से कम बच्चे को कितना आएगा, 25 आएगा, और हाईएस्ट वैल्यू कितना मिलेगा बच्चे को, 80। और ये जो जितना दूर हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा उसमें एक रैंडम वैल्यू ये क्या करेगा, जनरेट कर देगा। अब कंट्रोल की को प्रेस करके, ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल की प्रेस करके वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, क्लिक आउट किया था। और इस फॉर्मूला को एक्सक्लूड करना तो भी कंट्रोल की प्रेस करके, इंटर की प्रेस करके, एक रैंडम वैल्यू क्या हो गया इधर, जनरेट हो गया। और ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट हुआ ये हमको अब कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से, किसी को एंट्री करते शायद 5 मिनट लगता है, लेकिन हमको जब काम नहीं करना सीखना है तो हम ये भी सीख लिए कि रैंड बिटवीन फंक्शन कैसे काम करता है और उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा काम भी आ गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर चलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू एक्सेल, क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करते, इक्वल टू सम, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते, कहाँ से कहाँ तक सम करेंगे, इजी से लेके मैथमेटिक्स तक। सेलेक्ट कर लेते एरिया को C2 से G2, हम ऐसे सेलेक्ट करके इंटर की पेज कर सकते हैं। या हाँ, अब ये C2 क्या है, ये समझने की चीज है। C और ये 2 है ना, रो क्या है हमारा 2 है, कॉलम क्या है C है, से कहाँ तक, G2 तक, बीच में कोलोन इज आइडेंटिफाइड एज रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेना है। और आप जितना दूर सेलेक्ट करोगे देखना एक लाइन भी उसके अंदर आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सम करना चाहते हैं। सम का मतलब क्या, ऐड करना। तो हम लोग यहाँ पे इंटर की पेज करेंगे, क्या हो गया, वो सम हो गया अपने आप, मजा आ गया। कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं पड़ा, मेहनत भी करना नहीं पड़ा, काश ऐसे ही बिना काम किए कोई सैलरी दे देता। क्या ऐसा होता है कभी, ऐसा कुछ होता तो
ऐसा भी पॉसिबल है, बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है। बिना काम किए भी सैलरी मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। खैर चलिए, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आते हैं इधर, हम लोग क्लिक कर लिए इधर। क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा एक साथ क्या करना है, बार बार फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तो सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। हो गया, बस ड्रैग किया, अभी तो बताया। फिर एक बार कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कहाँ पे, मैंने क्या बोला था, ड्रैग करने के बाद ये पूरा सेल रेफरेंस अपने आप कैलकुलेट कर लेता है स्मार्टली एक्सेल, ठीक है। यानी यहाँ पर जो C2 है, G2 है, ये C2 कहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया इसने, कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये क्या है, C3 है से G3 है ना। ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, C3 से G3। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे, सेल रेफरेंस अपने आप को इंक्रीज करता चला जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में क्या आ गया, C3G3, इस फॉर्मूला में क्या आ गया, C4G4, अपने आप को क्या करता है, कैलकुलेट कर लेता है। अब इसके अंदर मैं एक और फॉर्मूला लगाना ये चाहता हूँ कि भाई वो स्टूडेंट, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने 30 नंबर से कम लाया, कितना से कम लाया, 30 से भी कम लाया, या 33% में क्या होता है, पास होता है ना अपनी इधर, है ना। जो 33% से भी कम लेके आया वो फेल है। और मैं जस्ट विद इन अ क्लिक ये पता करना चाहता हूँ कि जो फेल है वो अपने आप उसका मार्क्स क्या हो जाए, हाईलाइटेड हो जाए, कलर हो जाए वो, ठीक है, बोल्ड हो जाए उसका मार्क्स, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेते उस एरिया को। यहाँ पर मार्क्स हम लोगों ने एंट्री किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर न्यू रूल्स इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। न्यू रूल्स बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर लगाता हूँ। बिटवीन क्या, इतना मार्क्स से इतना मार्क्स के बीच में जिसको भी आया है वो एक स्पेशल कलर से डिनोट हो जाए, उसका टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाए, वो उसका टेक्स्ट कलर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पर जैसे ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों ने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू दिया हुआ ना, तो सेल वैल्यू बोला, ये सभी के सभी सेल वैल्यू है ना हमारे, ठीक है। तो सेल वैल्यू बिटवीन कहाँ से कहाँ दे दूंगा, 0 से लेकर 33 तक, 32 तक, 33 में तो पास हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि 33% जिसका भी हो क्या हो जाए, पास हो जाए। तो 32 तक जो होगा वो क्या होगा, फेल होगा। तो 0 से लेके कहाँ तक, 32 तक जिसका भी मार्क्स है। अब ये फॉर्मेट में चला जाता हूँ, और फॉर्मेट में जाने के बाद उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, बोल्ड, कलर क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। और इधर क्या कर दिया उसके बाद, अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। मैंने बोला जो सिलेक्टेड एरिया है, सेल वैल्यू, सिलेक्टेड एरिया जो सेल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, उसमें बिटवीन मार्क्स 0 से 32 तक जिसका भी है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड और बोल्ड कलर का, ठीक है। यहाँ क्यों कर रहा हूँ, जो फेल है ना उसको कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या किया, बिना सिंगल क्लिक बताना। तो कंप्यूटर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली, इसीलिए करते हैं ना कि हमारे पास एक स्मार्ट टूल्स हो, एक ऐसा टूल्स हो जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर दे। जो हम अपने काम को इस पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू आसानी से जिस चीज को भी सर्च आउट करना है वो फाइंड करके निकाल दे। लेकिन कब यूज कर पाएंगे, जब उसके फॉर्मूला को यूज करने के तरीके को समझेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा। और अगर प्रॉपर डेटा नहीं होता तो क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, जब भी आप प्रैक्टिकल करो, आप क्या करो, पहले से एक डेटा को तैयार करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर हम अपने लाइफ के अंदर भी किसी चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना, सपोज करो किसी चीज को परचेज करना है आपको, तो परचेज करने के पहले अपने पेन को उठाओ और कॉपी के ऊपर ये लिखो कि क्यों परचेज करने जा रहे हो आप, क्या नीड है आपके लाइफ के अंदर इसका, इसको परचेज करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और उस बेनिफिट को मिलने के लिए आप अप्लीकेबल हो कि नहीं, कि वो बेनिफिट आप उठा पाओ। अगर आप ये सारी चीजों को लिखते हो, करने के लिए कैपेबल हो, तो उस स्टेप को क्या करना, परफॉर्म करना, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपके पास पैसे और आपको एक फ्लैट खरीदना है, तो सोचना है ना पहले फ्लैट क्यों खरीदना है, क्या जरूरत है फ्लैट को खरीदने का। उस फ्लैट को खरीदने के लिए आपके पास पैसे सफिशियंट है या नहीं, पैसे हैं, तो अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, कि आपको खुद रहना है या किसी को रेंट पे देना है। रेंट पे देने का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम रेंट पे दे रहे हैं उसे भाड़ा भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आप कैपेबल हो कि नहीं। वरना मालिक बनना तो आसान है, लेकिन मालिक बन के रहने के साथ साथ उसको मैनेज करना, उसको सही तरीके से मैनेज करने करके वो जिस स्टेप पे उससे और आगे लेके जाना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर ये सारी चीजों को रिटेन फॉर्मेट में आप कंटिन्यूसली करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज
एक मालिक ऐसा भी होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाता। एक मालिक ऐसा भी होता है जिसके पास 100 कमरे का एक फ्लैट तो है लेकिन उस फ्लैट में गधे और चूहे रहते हैं जिससे वो पैसे भी नहीं निकाल पाता। तो क्या होता है, वो ऐसा मालिक रहना और नहीं रहना दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा चीजें आपको समझना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन करना है उस सारे के सारे कैलकुलेशंस को कैसे करना है, क्या नीड है, ये सब चीज अगर आप प्रॉपर वे में नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो करना क्रिटिकल हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अब एवरेज अगर हमको निकालना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या निकालना है हमको? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एवरेज कैसे निकलता है ये समझना पड़ेगा। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपका टोटल मार्क्स आया है उस मार्क्स को एक साथ ऐड कर ले और टोटल नंबर ऑफ जितने भी मार्क्स है उतने नंबर ऑफ वैल्यू से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ऐसे एवरेज निकलता है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से ऐड करें तो इक्वल टू का साइन देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, किस किस को ऐड करना है, हिंदी के मार्क्स को, इंग्लिश के मार्क्स को, फिजिक्स के मार्क्स को, केमिस्ट्री के मार्क्स को और फिर मैथमेटिक्स के मार्क्स को। इस सारे मार्क्स को क्या किया हम लोगों ने, ऐड करना है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर वैल्यू है, C2, D2, E2, F2, G2, इसको तो हम कुछ सम करके भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में आपको समझा सकूं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, 5 है, तो हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 5 है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस, कितना से डिवाइड करना है, 5 से, यहाँ इंटर की पेस्ट कर देते हैं, एवरेज निकल आएगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला है, यानी मैंने जो एवरेज निकाला फॉर्मूला डाल के निकाला कि मुझे C2 का वैल्यू प्लस कर दो, D2 का कर दो, E2 का कर दो, F2 का कर दो, G सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और बदमाश के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू सबसे पहले ऐड होता है। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के वैल्यू को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगा, वो 5 से डिवाइड कर देगा, एवरेज निकल जाएगा, फॉर्मूला यही होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ, AVERAGC, फंक्शन। इससे पहले जो यूज किए थे क्या था, फॉर्मूला। और फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मैं समझूंगा क्या कि मैं समझा चुका हूं। और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा, पता है। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, फंक्शन। और इससे पहले जो यूज किया था वो क्या था, फॉर्मूला। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, इक्वल टू एवरेज, उसके बाद C2 to G2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एवरेज है इसके अंदर इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था वो प्री डिफाइंड है, यानी जिसने भी इस एवरेज फंक्शन को बनाया होगा, यू कैन राइट योर ओन फंक्शन इन एक्सेल। अगर आप एक्सेल के प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर जाओगे, डेवलपर टूल्स के अंदर जाओगे, तो इसके अंदर जो फंक्शन अभी हम एवरेज यूज कर रहे हैं, एवरेज की जैसा एक फंक्शन आप उससे बना सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो। उस टाइप का जो फंक्शन है उसका एक बटन इधर रहेगा, वहां पर क्लिक करोगे, एरिया पूछेगा किधर से किधर तक सेलेक्ट करना है, अपने आप उस तरह का फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करके निकाल देगा। मगर उस लेवल तक वर्क करने के लिए आपको भी उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। सर सिर्फ बताएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर ये भी समझ रहे हैं कि हम बताएंगे तो सामने वाला ले पाएगा, कि मैं अपना टाइम भी कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ ये भी मैं देख रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, मैं अपने समय को किसको दे रहा हूँ और वो लायक भी है कि नहीं ये भी मैं देख रहा हूँ, तभी मैं उस सारी चीजों को बताऊंगा आपको। और उस लेवल तक आपको क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। अगर आप पहुंच के बता दो डेफिनेटली मैं उधर तक भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या, एवरेज के अंदर जो इससे पहले फॉर्मूला हम लोग दिया था वो प्री डिफाइन है, पहले से क्या है, दिया हुआ। ठीक है, तो हम जैसे इसको इंटर की पेज करेंगे, देखो निकल गया। हाँ, तो उस समय हो सकता है एक से ज्यादा सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एवरेज निकला कितना, और उस समय कितना निकला था, 61। तो शायद अभी तक आप वैल्यू को सही तरीके से देख ही नहीं रहे हो। अभी देखोगे, हाँ उस समय भी 5 से ही डिवाइड किया था। अभी तक आप लोग वैल्यू को सही से नहीं देख रहे हो, देखना गौर से। मैं फिर से एक बार इसको ड्रैग कर रहा हूँ, पूरा को ड्रैग करूंगा तो अपने आप आ जाएगा ना। देखना 53 रहेगा या नहीं, क्या होगा, 53 चेंज हो गया, क्यों हो गया, मैंने जो ये वैल्यू जनरेट किया है ना, ये रैंडम वैल्यू है। रैंडमली जितना बार क्लिक करेंगे वो वैल्यू चेंज होता रहता है। रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज किया है इधर, तो जितना बार मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, पीछे वाला वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम रैंड बिटवीन फॉर्मूला भी सीख जाए, वैल्यू कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये भी सीख जाए, समझ में आ रहा है, और कैसे एंट्री करेंगे ये भी सीख जाए। ठीक है, तो ये अगर इधर का वैल्यू चेंज होगा तो रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा ना।
एवरेज भी क्या होगा, चेंज होगा ना। समझ में आ रहा है? तो पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे वो इफ एल्स का, 3 तरीके का फॉर्मूला इफ एल्स में बताया था, सिंपल इफ एल्स, इफ देन एल्स एंड मल्टीपल इफ एल्स। 3 तरीके का फॉर्मूला नॉर्मली इफ एल्स के कंडीशंस में मैं बताता हूँ लोगों को। तो जब इफ कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है अगर, अगर ये होता तो वो होता, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, है ना। अक्सर हम फ्यूचर में जाके पास्ट को अगर करके कैलकुलेट करते हैं, जबकि होना ये चाहिए, अगर मैं आज ऐसा करूँ तो ऐसा होना होना ही है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे प्रेजेंट में रहकर पास्ट के लिए इफ कंडीशन का यूज नहीं करना है, मुझे प्रेजेंट में रहकर इफ कंडीशन का यूज करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर एवरेज वैल्यू, मैं पास्ट सेल किसके ऊपर दे रहा हूँ, एवरेज के ऊपर, अगर एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, कितना है, ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 का मतलब तो समझते ही होंगे क्या, ग्रेटर देन 50 का मतलब यही होता है ना कि 50 भी होगा तो पास होगा, यही है। बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, और आप सही समझ भी रहे हो। ग्रेटर देन 50 का मतलब क्या होता है, 50 से ज्यादा, 50 होगा तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दूं तो 50 भी होगा तो हर एक सिंबल, हर एक सिंटेक्सेस अपना एक मीनिंग रखता है। उस मीनिंग को अगर आप सही से नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होगा क्या, कि जो एवरेज वैल्यू आया है, ठीक है, वो एवरेज वैल्यू 50 या उससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। और जो पास वर्ड लिखना है, ये प्रैक्टिकल वर्ड है जिसे हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल वर्ड नहीं होता तो हमको यहाँ डबल कोटेशन यूज करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर से डबल कोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मैंने क्या लिख दिया इधर, तो यहाँ पर इफ देन इज, इफ का मतलब क्या हुआ, जो L2 वैल्यू है, L2 का मतलब क्या, एवरेज का वैल्यू, ठीक है, इस पर्टिकुलर रो यानी डी के सिंह, ठीक है, का एवरेज वैल्यू जो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। अगर ये कंटेंट वैल्यू जो ये यहाँ पर वैल्यू जो भी है वो 50 या उससे ज्यादा है, तो पहला वाला कंडीशन ट्रू में प्रिंट करेगा और दूसरा वाला कंडीशन क्या होगा, फॉल्स में प्रिंट करेगा। यानी अगर ये 50 से ज्यादा है तो पास कर दो, उससे कम है तो क्या कर दो, फेल कर दो। अब इंटर की पेश कर देते हैं। इससे पहले तो आपको पास दिख रहा था, अभी फेल हो गया। आप बोलिए सर ये हो क्या रहा, ये रैंडम जनरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप समझ पाओ इसलिए रैंडम वैल्यू भी जनरेट करवाया नहीं। आपके माइंड के अंदर प्री डिफाइन एक इमेज जो क्रिएटेड है, वो इमेजेस उससे पहले वाले वैल्यू के लिए था। जैसे मैंने इंटर की प्रेस कर दिया, नया वैल्यू जनरेट हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। हाँ, अभी इसको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। 50 से ऊपर होगा या 50 होगा तभी होगा पास होगा। अभी भी वो 40 है तो क्या करेगा, जहां जहां पर 50 से लेस है उधर क्या है, फेल है। जहां जहां 50 से एबव है वो क्या हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा। तो हम पहले भी बोले, आज फिर से बोल रहा हूँ, सीखना मकसद तब होता है जब हमको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसके फॉर्मेट को, उसके स्ट्रक्चर को खुद से बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ सम फॉर्मूला यूज कर देना या एवरेज फॉर्मूला यूज करना इज नॉट लर्निंग। वो एक लेमैन के जैसा है कि सर मेरे को सर ने इतना बताया, इतना मैंने कर लिया, बस सीख लिया। सीखने का मतलब ये होता है कि कोई अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर जिस दिन बिल्डअप हो गया उस दिन आपने क्या कर लिया, सीख लिया। अदरवाइज जीवन तो चलेगा, उसे कोई नहीं मिलता है ना। चलिए आगे फिर, इक्वल टू का साइन, ग्रेड निकालना हमको, इफ लगा सकते हैं। अब ग्रेडेशन सिस्टम भी हम एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एवरेज को क्या करेंगे, एवरेज इज ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा जो लिखा है उसको मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। पूछो, कर देंगे। L2 है, L2 कहाँ है, I2 है सर, I2 है। ठीक है, I2 किधर है, यही है ना। मैं बोल रहा हूँ I2 का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है,
90 से ज्यादा होगा तो उस स्टूडेंट को क्या मिलेगा, ए प्लस ग्रेड मिलेगा। ठीक है, फिर कॉमा देके सेपरेशन के लिए जाते हैं, पहला कंडीशन डाल दिया मैंने, दूसरा कंडीशन भी डालना है। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, हाँ किसी को मैं 90 देना ही नहीं चाहता, है प्लस क्या है, मैं 80 तक ही जनरेट करूंगा, है ना। अभी क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा होता है कि 80 से ऊपर लेके गया उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंसी मिलेगा, मैं देना ही नहीं चाहता। इतना ना स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक में मार्क्स का। ठीक है, क्या, चलिए इफ लगा दिया। ठीक है, इफ लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर से एवरेज को चूज कर लेते हैं। इस ग्रेटर देन कितना होगा अभी, 80, देन क्या होगा वो ए। ठीक है, फिर से कॉमा लिख देते हैं, फिर से इफ लगा दिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर से दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन कितना, बोलिए 70, देन क्या होगा बी प्लस, फिर इफ, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट 60, देन क्या मिलेगा बी मिल जाएगा, फिर इफ लगा देता हूँ, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन कितना, तो क्या मिलेगा सी मिल जाता है, चलो ठीक है, फिर कॉमा, फिर इफ लिखते हैं। ठीक है, हाँ साहब को उम्मीद है 30-20 अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेटर देन कितना 40, तो क्या मिलेगा, हम्म? चलो क्या करते हैं, इधर डी दे देते हैं, और बाकी जो भी बच गया उसको क्या कर देंगे, ई कर देते हैं, लास्ट में जो भी बच गया, यानी 40 से भी नीचे जो लेके आएगा या 40 भी जो लेके आएगा उसको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज, और जितने ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट किए, देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो जहां जहां पर क्लोज हुआ बताता जाएगा, लास्ट ब्रैकेट तक पहुंच गए हम लोग, है ना। जितना ब्रैकेट स्टार्ट किया तो उतना क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या आ गया इसको, सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को समझना है। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि अगर I2 ग्रेटर देन 90 है तो क्या मिलेगा उसको, ए प्लस मिलेगा। ठीक है, यही क्राइटेरिया है। तो I2 इज ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या होता है, 90 से, यानी 90.1 भी आ गया। ठीक है, तो भी क्या होगा उसको ए प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 से कितना तक, 100 तक। ठीक है, तो 90.1 यानी 91 से पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, 91 से 100 तक जिसको भी आएगा उसको क्या मिलेगा, ए प्लस। सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या है, इज ग्रेटर देन 80, 80 ग्रेटर देन 80 का मतलब क्या हुआ, तो 80.1 भी हुआ तो क्या होगा, ए कहाँ तक, 90 तक, क्योंकि 91 में वो दूसरे सीक्वेंस में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे 70 से ग्रेटर होगा तो क्या, बी प्लस कहाँ तक, 80 तक, क्योंकि 80 से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये अपने आप एक पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या कर लेता है, बिल्डअप कर लेता है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। अब इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे, आ गया। अब क्या करेंगे इसको, इस तरीके से एक एरिया है जिसको क्या करना है हमको बेटर तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं सेंटर में लेके चले जाते हैं इसको, इसको क्या बोल्ड ऑलरेडी है, और भी बड़ा करना है इसको, ऐसे आप बड़ा कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर डबल क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया ये, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे, इसके बैकग्राउंड को अगर आपको कलर करना है और इसके टेक्स्ट को व्हाइट करना है, अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, अगर इस इतने सारे टेक्स्ट आपने लिखे हैं, इस सारे के सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सभी के सभी टेक्स्ट को सेंटर में करना है। क्या करना है, सेंटर में आ गया एक साथ। अगर आपको इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हो, अंडरलाइन करना है तो भी कर सकते हो। खैर चलो एक और चीज देख लेता हूँ। एक और चीज जो हम लोग को देखना है, ये है कि अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करूँ, प्रिंट व्यू देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट है ये लाइनिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अगर आपको इसमें लाइनिंग चाहिए
तो जो सिलेक्शन एरिया है उस सिलेक्शन एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए टेबल ऑप्शन दिया होगा है ना, यहाँ पे क्या करना, ऑल बॉर्डर करना। ऑल बॉर्डर करने के बाद आप फिर से इसको प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, आ गया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किस तरह से बॉर्डर लेके आएंगे ये भी समझ में आ गया। अब एक और चीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो इंसर्ट टैब से है, देख लीजिए, ठीक है। अब इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसे बोलते हैं हम लोग पीवर्ड। अब ये टेबल्स किस तरह से यूटिलाइज होगा इस तरह ये समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड को शो करता है, क्या करेगा, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है इस चीज को समझिए। ये इस टेबल को हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर समझना है कि कौन कितने पास है, कितना फेल है, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, किसको ज्यादा मार्क्स आ रहा है, किसको कम मार्क्स आ रहा है, इस तरह से फॉर्मेट में हमको क्या करना है, इसको देखना है। तो जिसका रिकॉर्ड हमको देखना है हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोगों ने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर होगा। तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर प्राइवेट टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करना है, प्राइवेट टेबल को क्रिएट करना है। ये पूछेगा आपसे कि किधर इंप्लीमेंट करे, न्यू सीट में लेके जाए या जिस सीट में हम लोग बना के हैं उधर ही रखना है। मैं इसी सीट में इसको प्राइवेट टेबल क्रिएट करूंगा ताकि सामने में रिकॉर्ड रहेगा, आसानी से समझ पाऊंगा, ठीक है। तो मैं किसी सीट दे देता हूँ, किस एरिया में इसको जनरेट करना है उस एरिया को आपको क्या करना, सिलेक्ट कर लेना कि इधर प्राइवेट टेबल आपको बनाना है। सिलेक्ट करके इधर ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, राइट हैंड साइड में जिस एरिया को आपने सिलेक्ट करके रखा उसका पूरा का पूरा नेम आ चुका है। अब आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हो, सपोज करो आप नेम देना चाहते हो, नेम आ गया सबका, और टोटल मार्क्स देखना चाहते हो, आ गया टोटल मार्क्स कितना है, वो कर दिया। एवरेज भी साथ में देखना चाहते हो, इसका एवरेज कितना परसेंट आ रहा है दिख रहा है, ठीक है। सपोज करो कि आपने टोटल देखना चाहते हो, मैं एवरेज देखना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हो कि मैथ में सम टोटल कितना आया है, कितना सबको जोड़ के कितना मार्क्स, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि भाई केमिस्ट्री में कितना है, समझ में आ रहा है। इंग्लिश में आप नाम नहीं देखना चाहते, क्या कर दिया, ये सम ऑफ मैथमेटिक्स में टोटल कितना मार्क्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो समराइज कर देता है पेज में, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के साथ प्राइवेट टेबल या प्राइवेट चार्ट भी चाहो तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लगता है आज के लिए इतना काफी